हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एसएससी जीडी की परीक्षा का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भविष्य में एसएससी जीडी का एग्जाम है तो क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। सारी क्लासेस को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा, आपको सिलेक्शन दिलाएंगी सारी क्लासेस। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे सवाल आपके किसी न किसी एसएससी की परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ या एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सारी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं सारे सवाल मैं आपके सामने डेली रख रहा हूं और दोस्तों उनका विश्लेषण कर रहा हूं, जिससे कि दोस्तों आपको पता लगे कि एसएससी आपसे कैसे सवाल पूछती है। आपको दोस्तों जीके के नाम पर कचरा नहीं पढ़कर जाना है, ऐसे सवाल पढ़ने हैं जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमारा पहला सवाल है कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 1556, 1540, 1761। दोस्तों आपको बता दें, पानीपत का पहला युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। तो आपका राइट आंसर होगा 1526, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताना है पानीपत का दूसरा युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। अब आपको कमेंट कर यह बताना है कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दूं, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसको आप लिख ही लीजिएगा। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था बैरम खां तथा हेमू, इनके बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको बैरम खां दे के नहीं रखा होगा तो अकबर दे के रखा होगा, वो भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली, मराठा वर्सेस अब्दाली, इसको आप पूरा लिख लेंगे, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ये तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं जो पानीपत से संबंध रखते हैं। अब ये 1540 दे के रखा है तो आपको दोस्तों याद होगा 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसको भी आप लिख के रखें, परीक्षा में सवाल कई बार पूछा गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। चलिए मैं बता देता हूँ, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अब ये आप बताएं कि किसके किसके बीच में हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कुमारगुप्त के पिता का क्या नाम था? विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम? दोस्तों बहुत लल्लन टॉप सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है और दोस्तों बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल है। दोस्तों आपको बता दें, जो कुमारगुप्त के पिता थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपके ऑप्शन में अगर देके रखा होगा वो भी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, लेकिन यहाँ पर क्या देके रखा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको कहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये कुमारगुप्त के पिता थे। इसको आप याद करके रखिएगा। अब दोस्तों एक सवाल यहां से और पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री फाहियान था वो किसके शासन काल में भारत आया था? ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। ये दो सवाल आपको याद रखने हैं, ये भी सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अब दोस्तों आपको याद होगा समुद्रगुप्त, आपको दोस्तों याद होगा समुद्रगुप्त, ये दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। कौन सा वाद्य? वीणा। परीक्षा में दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा वीणा बजाते थे। इतने जानकारी आपको नोट कर लेनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक है, सरोद वादक है, संतूर वादक है कि तबला वादक हैं? दोस्तों आपको बता दें, ये चार नाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको आप लिख लें, इससे बाहर सवाल आपके एसएससी में नहीं पूछा जाता है। दोस्तों अली अकबर खान, अमजद अली खान, विश्वजीत राय चौधरी, और दोस्तों इन सबका संबंध किससे? इन सबका संबंध है आपका सरोद वादक। तो सरोद वादक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन कौन से नाम बने आपको बताया? अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और दोस्तों विश्वजीत राय चौधरी। ये केवल चार नाम आपको लिखने हैं जो पूछे जाते हैं और दोस्तों सरोद वादक से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। सितार वादक को पंडित रविशंकर,
पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे? इनका संबंध है सितार वादक। और इनसे एक सवाल और ऐसे पूछा जाता है कि पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था वो दोस्तों पंडित रविशंकर ही थे। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये संतूर वादक, तो आपको याद होगा भजन सोपारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भजन सोपारी। एसएससी यही सवाल बार बार पूछता है। भजन सोपारी का संबंध किससे? संतूर वादक। और पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, इन दोनों का संबंध है संतूर वादक। तबला वादक दोस्तों कौन है? अल्लाह रखा खां। कौन है? अल्लाह रखा खान। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जाकिर हुसैन का भी संबंध तबला वादक से है, इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया कि दर्पण अकादमी की स्थापना हेतु पद्मश्री किसको मिला? दोस्तों आपको बता दें, पहले सवाल आते थे कि निम्नलिखित का शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है, लेकिन दोस्तों अब एसएससी का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य को कौन सा पुरस्कार कब मिला। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप दोस्तों स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो दोस्तों इन फैक्ट को जरूर पढ़कर जाएं। लेकिन दोस्तों आपको ये कहां से पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं इस क्लास के अंदर। आपकी दोस्तों सारी समस्या का निचोड़ आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, सुन के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्पण अकादमी की स्थापना हेतु पद्मश्री किसको मिला? ये दोस्तों मिला था मृणालिनी साराभाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृणालिनी साराभाई। अब दोस्तों आपको बता दें, ये मृणालिनी साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से दोस्तों आपसे कितने सवाल पूछे जाते हैं, सुनिएगा। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल और दोस्तों सोनल मान सिंह, इन सबका संबंध किससे है? इन सबका संबंध है आपका भरतनाट्यम से। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सोनल मान सिंह का संबंध तो ओडिसी नृत्य से है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, सोनल मान सिंह का संबंध ओडिसी नृत्य से भी है और दोस्तों आपका भरतनाट्यम से भी संबंध रखते हैं। और ये सवाल आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है। और ये सवाल आपकी एसएससी दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछा गया है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। केलूचरण महापात्र, इनका संबंध किससे, जल्दी से बताएं। ओडिसी नृत्य, केलूचरण महापात्र ओडिसी नृत्य और संयुक्ता पर्णहारी, इन दोनों का संबंध भी आपका ओडिसी नृत्य से है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों आपको याद होगा 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड कैनिंग थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और यहां से एक सवाल और पूछा जाता है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भी आप आंसर लगाएंगे लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ ले तो भी आप बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग। 3 सवाल मैंने आपको बताए थे। अगर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछें लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वायसराय पूछें लॉर्ड कैनिंग, और दोस्तों 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल पूछे तो भी लॉर्ड कैनिंग। अब दोस्तों आपको याद होगा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, जल्दी से आप बताएं। इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? रॉबर्ट वो विलियम बेंटिक होगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा कि वॉरेन हेस्टिंग होगा? जल्दी से बताएं, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, अगर आपका एसएससी का कोई सा एग्जाम है, अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीपीओ कोई सा एग्जाम देने वाले हो, दोस्तों 1 दिवसीय एग्जाम आपका हो, तो आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हां दोस्तों, आपको इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है सुनिएगा। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके और विविध प्रश्न, यहां पर दोस्तों वो प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। 130 पेजेस की ये पीडीएफ है और दोस्तों इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आपको केवल 1 लाइनर फैक्ट के रूप में यहाँ पर चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों एक भी सवाल ऐसा नहीं आपको लगेगा कि जो फालतू का सवाल यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सारे सवाल टीसीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड और पूछे गए सवाल हैं सारे के सारे। और इसका जो प्राइस है मात्र 50 रुपीज़ रखा गया आप सभी के लिए। अगर दोस्तों आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। 7078-142-717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप
फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो दोस्तों, उससे आप 50 रुपीज पे कर कर इसी नंबर पर और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप दोस्तों इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कीजिएगा। मैं आपको ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको डेली का डेली अपडेट करता रहूंगा। जो भी क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएंगी विद आंसर की। अगर जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये ई नोट्स अपनी टेबल पर आप लगा के रखिएगा, 100% आपको नंबर दिलाएंगी, आपको सफलता दिलाएंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाडा की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों आपको याद होगा, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अब मैं आपको बताता हूं एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल, वाडा दोस्तों कौन सा होता है, वाडा, एक होता है नाडा, एक होता है वाडा। वाडा की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एक सवाल एसएससी में पूछा गया था कि वाडा का मुख्यालय कहां पर स्थित है, याद रखिएगा मॉन्ट्रियल में। वाडा का मुख्यालय स्थित है मॉन्ट्रियल में। तो ये सवाल याद रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर कौन बनी थी। तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का आंसर किसी बच्चे को ना पता हो। दोस्तों उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी, सरोजनी नायडू बनी थी। और किस राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। और उत्तर प्रदेश की वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। अब दोस्तों यहां से क्या महत्वपूर्ण है, सुचेता कृपलानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछा जाए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। और दोस्तों कहां की बनी थी मुख्यमंत्री, ये भी उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजनी नायडू, इनको कहते हैं भारत कोकिला। क्या कहते हैं, भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। एक सवाल यहां से ऐसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। लेकिन अगर ऐसे सवाल पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आप जवाब देंगे एनी बेसेंट। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। दोस्तों आपको याद होगा लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ती दल, या दोस्तों खुदाई खिदमतगार, ये किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका नाम भी आप याद रखिएगा, ये सवाल भी कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। अगर आप एसएससी का कोई सा एग्जाम दे रहे हैं तो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं, इनको आप रट डालें। परीक्षा में डेली 1 से 2 सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। दोस्तों भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 1988 ईस्वी में हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा 1988। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1988 से एक चीज मुझे और याद आ रही, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा है, सेबी दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई थी, सेबी की दोस्तों सेबी का अधिनियम है 1992 का, आप ध्यान में रखिएगा। सेबी का अधिनियम है 1992 का, लेकिन सेबी की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। और सेबी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है, माधवीपुरी बुच। नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में एसएससी के अध्यक्ष कौन है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण सवाल है। यानी कि अभी हाल ही में जो नवीन नियुक्तियां हुई हैं 2023 के अंदर, सारी नियुक्तियां आप पढ़कर जाएगा। आपकी परीक्षा में हर शिफ्ट में 2 से 3 नंबर आपको पक्का मिलने वाले हैं। भारत में एसएससी के अध्यक्ष कौन बने, एस किशोर बने, जो वर्तमान समय में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस किशोर। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा डॉक्टर मनोज सोनी, ये कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, माफ कीजिएगा कौन से भाग में है, कौन से भाग में, भाग 14 में है। ये यूपीएससी का उल्लेख भाग 14 में है, यूपीएससी का उल्लेख। दोस्तों यूपीएससी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल बताइएगा आप मुझे। यूपीएससी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों वीवीआर सुब्रमण्यम, इनका नाम दोस्तों आपने कहीं सुना होगा। ये नीति आयोग के वर्तमान में कौन है, सीईओ, याद रखिएगा। नीति आयोग के सीईओ कौन है, वीवीआर सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। बहुत बार सवाल पूछा गया है। स्टैटिक जीके से दोस्तों सवाल कम से कम अगर 25 नंबर का अगर जीके आ रही, तो स्टैटिक जीके से दोस्तों 10 से 12 नंबर का स्टैटिक जीके अकेला कवर करता है। तो दोस्तों स्टैटिक जीके हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एसएससी के एग्जाम को देखते हुए। गणेश रथ मंदिर कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर, तमिलनाडु में। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए केरल में सबरीमाला मंदिर, अगर ऐसे पूछे सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है,
सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल के अंदर है। अब दोस्तों आपको याद होगा तमिलनाडु में एक मंदिर और स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर है, सवाल कई बार पूछा गया बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तंजौर तमिलनाडु में स्थित है, तंजौर तमिलनाडु में, तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों कौन से वंश के शासक ने बनवाया था, चोल वंश के शासक ने बनवाया था, चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। कौन सा, ये बृहदेश्वर मंदिर याद रखिएगा। और दोस्तों ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों तेलंगाना से दोस्तों आपको याद आ रहा होगा रमप्पा मंदिर। कौन सा, रमप्पा मंदिर कहां पर स्थित है, ये तेलंगाना में स्थित है। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी दोस्तों भारत सरकार के द्वारा नई योजनाएं चलाई गई हैं, जो मंत्रालय के द्वारा जो पोर्टल दोस्तों जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं, वो आप याद करके जाइएगा, परीक्षा में आएगा ही आएगा सवाल। डीप ओशन मिशन दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। अगला सवाल, बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, लगा लीजिएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल तो दोस्तों ऐसे ही पूछ लिया था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। आइए दोस्तों पूरा पोस्टमार्टम करते हैं सवाल को, एक एक जानकारी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, कांग्रेस की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 1885 में। जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन, दोस्तों कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जल्दी से बताएं दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कांग्रेस के पहले अधिवेशन अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, जल्दी से बताएं, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, जल्दी से बताएं किसने की थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था, 1886 में। तीसरा हुआ था 1887 में, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। और दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1886 में, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेरोजी ने। मैं ऐसे लिख देता हूं, दादा भाई नेरोजी ने दोस्तों इसकी स्थापना, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कहां हुआ था, कोलकाता में। कहां पर, कोलकाता में हुआ था, ये दूसरा वाला अधिवेशन है। और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1887 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों ये कहां पर हुआ था, मद्रास में। कहां पर हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और चौथा अधिवेशन हुआ था आपका इलाहाबाद में। कहां पर, इलाहाबाद में। और कब हुआ था, 1888 ईस्वी में हुआ था चौथा वाला। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल ने की थी। इसको भी आप याद रखें। तो यहां से मैंने आपको 8 से 10 सवाल बताए। अब दोस्तों यहां से सवाल बनते कैसे वो मैं आपको बताता हूं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप आंसर देंगे बदरुद्दीन तैयब। दोस्तों कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1887 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन बने थे, जॉर्ज, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। और इन्होंने 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दोस्तों कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है 1886 में, दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों आप जल्दी से बताएं ये पहले वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दिमाग से नाम स्लिप हो चुका है, याद नहीं आ रहा है, जल्दी से बताएं पहले वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध रखता है, घूमर, कालबेलिया, गणगौर, उपरोक्त तो सभी। दोस्तों आपको बता दें ये 3 नृत्य हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप रट डालें। राजस्थान का दोस्तों घूमर नृत्य भी है, कालबेलिया भी है, गणगौर भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी, ओटावा, कैनबरा, अंकारा या दमिश्क। दोस्तों आपको याद रखना है जो ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी है आपका कैनबरा। तो कैनबरा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब ओटावा किसकी है, कनाडा की, किसकी है, ओटावा राजधानी है कनाडा की। अंकारा किसकी, अंकारा है तुर्की की, तुर्की की। और दमिश्क किसकी है, सीरिया की। अब मैंने तुर्की और सीरिया आपको क्यों बताया, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा यहाँ पर कितनी जबरदस्त तरीके से भूकंप आया था। और दोस्तों भारत ने तुर्की की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। कौन सा, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तुर्की की राजधानी कौन सी, अंकारा। और दोस्तों सीरिया की राजधानी कौन सी है, दमिश्क। उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन, मिलेना साल्वनी को 2019 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था, ये लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जो मिलेना साल्वनी थी उनको 2019 में पद्मश्री के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है, बुध,
पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। दोस्तों आपको याद रखना ये शुक्र ग्रह कौन सा, ये शुक्र ग्रह जो होता है वो उल्टी दिशा में घूमता है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रहों को लेकर, परीक्षा में सवाल बनते हैं इसलिए मैं आपको नोट करा देता हूं। दोस्तों एक बार एक चार्ट बना के आपके सामने दिखा रहा हूं, उस चार्ट को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे आप कर लीजिए, उससे बाहर सवाल बनता ही नहीं है आपके एसएससी के अंदर। दोस्तों ये रहा आपका सूर्य। अब सूर्य से क्रम में आपको ग्रह याद रखने कौन कौन से, पहला आता है बुध, फिर आता है आपका शुक्र, फिर आता है आपका पृथ्वी, फिर आता है आपका मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर इसके बाद आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है आपका अरुण, फिर आता है आपका वरुण। ये 8 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में। अब दोस्तों सवाल कैसे बनता है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा सूर्य से, दोस्तों सूर्य से 5वां ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपको अगर क्रम याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 5वां ग्रह कौन सा, 1 2 3 4 5, बृहस्पति आपका राइट आंसर आएगा। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, आंतरिक ग्रह होते हैं ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये दोस्तों आंतरिक ग्रह होते हैं। और जो बाह्यतम ग्रह कौन से होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह होते हैं। अब एक सवाल पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र बेल्ट कौन कौन से ग्रह के बीच में पाई जाती है, बृहस्पति और मंगल के बीच में पाई जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब दोस्तों और कैसे सवाल बनता है, कौन सा ग्रह दोस्तों, कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों बहुत लोग आंसर लगा देते हैं बुध, उनका आंसर गलत हो जाता है। याद रखिएगा, कहने को तो बुध शुक्र सूर्य के सबसे पास में है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होता है आपका शुक्र। कौन सा, वीनस। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह वरुण। जाहिर सी बात है जो दोस्तों सूर्य से सबसे दूर होगा वो ज्यादा ठंडा होगा। उम्मीद करता हूं पूरा दोस्तों आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कक्ष का रण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों कोस्टल प्लेन्स आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 5 पॉइंट संबंध पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 4 से 5 नाम बस इन्हीं को पढ़कर जाएगा, यहीं से सवाल आपसे पूछ लेता है। रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर, चेतन भगत, अरविंद घोष, यहीं से सवाल दोस्तों आपसे बार बार पूछा जाता है। और अरविंद अडिगा, ये सवाल भी आपसे इनकी दोस्तों पुस्तकें भी कई बार पूछी जाती हैं। याद रखिएगा 5 पॉइंट संबंध और हाफ गर्लफ्रेंड, ये दोनों पुस्तकें हैं चेतन भगत की, तो आपका राइट आंसर आएगा चेतन भगत। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ना जाने कितनी बार आपको नोट कराया होगा, उपराष्ट्रपति होता है। कौन, उपराष्ट्रपति। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को लेकर। उपराष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल नंबर 63 में किया गया है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है, आर्टिकल नंबर 64 में बोली गई है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों राष्ट्रपति को लेकर कुछ जानकारी मैं आपको देता हूं, जैसे कि राष्ट्रपति से बनने वाले सारे आर्टिकल के सवाल मैं आपको यहीं पर बताता हूं। राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 52 में। उसकी कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53 में। उसका निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 में। उसके निर्वाचन की जो पद्धति होगी, जो रीति होगी, वो आर्टिकल नंबर 55 में। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल नंबर 60 में। उस पर दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में। और राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल नंबर 72 में। और आर्टिकल नंबर 271 में क्या है, जल्दी से बताएं। आर्टिकल नंबर 71 में है अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 71 के तहत है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है आर्टिकल नंबर 143 के तहत है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 के तहत है। जितने सवाल बन सकते थे राष्ट्रपति के सारे मैंने आपके सामने रख दिए, नोट कर लेना, इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस्ताद अमजद अली खान, मुझे नहीं लगता इसका आंसर बताने की जरूरत है, मैंने आपको बता दिया है। उस्ताद अली अकबर खान, अमजद अली खान, विश्वजीत राय चौधरी, अलाउद्दीन खान, इन सबका संबंध आपका सरोद वादक से है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं हेतु उम्मीद योजना कहाँ शुरू हुई थी। याद रखिए जो महिलाओं हेतु उम्मीद योजना शुरू हुई थी आपका जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री अक्षांश। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फुले। ये लीजिए दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है लेकिन परीक्षा में कई बार आता है। तो दोस्तों जो गुलामगिरी पुस्तक है उसके लेखक है महात्मा ज्योतिबा फुले, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें और बताता हूं यहीं से।
दोस्तों आपको याद होगा हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी जी की। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर, जैसे राजा राम मोहन राय 1828 में उन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। किसकी? ब्रह्म समाज की। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1873 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इसको भी आप लिख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। यकृत से निम्नलिखित में से कौन सा रस स्रावित होता है? दोस्तों बच्चा जानता है, पित्त रस स्रावित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पित्त रस, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो पंचवर्षीय योजनाएं 2011 की जनगणना है और स्पोर्ट्स का करंट अफेयर पढ़कर चले जाएं, 4 से 5 नंबर आपके पक्के होंगे। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की जो साक्षरता दर थी वो थी आपका 82.14%। लेकिन सवाल अगर ऐसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04%। क्षमा कीजिएगा, याद रखिएगा भारत की अगर कुल साक्षरता दर पूछे तो 74.04%, लेकिन अगर पुरुष की पूछे तो 82.14%, लेकिन अगर महिलाओं की पूछ बैठे तो 65.146% ये महिलाओं की साक्षरता दर है। और सबसे अधिक साक्षरता दर थी केरल की। कहाँ की? केरल की। लगभग 93-94% दोस्तों केरल की साक्षरता दर थी, याद रखिएगा। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की थी? तो आप सब जानते हैं बिहार की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया कि फेयरलेस गवर्नेंस निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा जो फेयरलेस गवर्नेंस है वो पुस्तक है कहाँ गई? किरण बेदी, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे सारे के सारे। ये वो सवाल हैं जो दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनसे एक्सपेक्टेड बनने वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। सवाल 25 हैं, लेकिन दोस्तों आप सवाल को चेक कर लीजिएगा, 100 से 150 सवाल बताए हैं मैंने आज की क्लास के अंदर। अब आप कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और वो नंबर आप नोट कर लीजिएगा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 7078142717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। अगर आपको ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स परचेज करने हैं मात्र 50 रुपीज़, और दोस्तों आप सिलेक्शन के बहुत निकट होने वाले हैं, इसकी दोस्तों पूरा आश्वासन आपको दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।